Good morning, students. I am Jaideep Kumar from KVCRPF Mokama Ghat. Let's start our new topic, consumer equilibrium by ordinal approach or indifference curve. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो इस स्थिति में वो उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उस कमोडिटी के प्राइस को कंपैरिजन करता है, और जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंज्यूमर मोर देन टू कमोडिटीज यूज करता है, तो इस स्थिति में वो कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज पर या सभी कमोडिटीज पर खर्च किए गए एक यूनिट ऑफ मनी की एक यूनिट खर्च करने से जो भी उसे डिफरेंट या वेरियस कमोडिटीज से मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, उनका कंपैरिजन करता है। और 1 रुपये खर्च करने से जिस वस्तु से, जिस कमोडिटी से उसे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, उसके कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है, और जो कमोडिटी उसे कम यूटिलिटी देती है उसके कंजम्पशन को डिक्रीज करता है। और ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलती रहती है जब तक सभी वस्तुओं से या दो कमोडिटीज पर किए गए 1 रुपये के खर्च से दोनों की यूटिलिटी यानी MUX/P(x) इज इक्वल टू MUY/P जब तक इक्वल नहीं हो जाते, तब तक वो ज़्यादा कमोडिटी देने वाली गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाता रहता है और कम यूटिलिटी देने वाली कमोडिटी के कंजम्पशन को घटाता रहता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक दोनों कमोडिटी से उसे पर यूनिट ऑफ मनी के स्पेंड करने से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल नहीं हो जाती। और जब ये दोनों कमोडिटीज से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, और ये स्थिति क्या होगी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगी। यानी कार्डिनल अप्रोच से हम लोगों ने सीखा, यदि MUX/Px MUY/Py के इक्वल हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये कार्डिनल अप्रोच का समरी था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की ऑर्डिनल अप्रोच को। जब स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था
कि जो ये कार्डिनल अप्रोच था, कार्डिनल अप्रोच को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट का क्या नाम था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। यानी जो कार्डिनल अप्रोच एक्सप्लेनेशन था वो किसने दिया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट का क्या नाम था? J.R. हिक्स। यानी प्रोफेसर J.R. हिक्स ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऑर्डिनल अप्रोच को डेवलप किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ओके, तो ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो ऑर्डिनल अप्रोच है स्टूडेंट्स, इस ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व मेथड, जिसे किसने डेवलप किया था? J.R. हिक्स ने इसे डेवलप किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ऑर्डिनल अप्रोच क्या है इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। ओके, यह स्टूडेंट्स ऑर्डिनल अप्रोच को डिस्कस करने से पहले एक बार हम कार्डिनल अप्रोच को, जो कि प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था, उस कार्डिनल अप्रोच को एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच को लिंक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल अगर अप्रोच की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कार्डिनल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको कार्डिनल अप्रोच में बताया था कि जो कार्डिनल अप्रोच को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने माना था कि जो यूटिलिटी है इसको नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है। यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। यानी हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं यूटिलिटी को। और इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया, लॉजिक क्या दिया? उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को या किसी कमोडिटी को परचेज करता है तो वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के प्राइस की तुलना इस प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी से करता है। ठीक है, प्राइस और यूटिलिटी का कंपैरिजन करता है और उस कमोडिटी को तभी परचेस करता है जब कमोडिटी का प्राइस और यूटिलिटी दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए मार्शल का मानना था कि जो कंज्यूमर जिस कमोडिटी को परचेस करता है उसका प्राइस उस कमोडिटी की यूटिलिटी के बराबर होता है। इसलिए इस कमोडिटी के प्राइस को ही यूटिलिटी माना जा सकता है। यानी यूटिलिटी को प्राइस की वैल्यू में मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच में डिस्कस की थी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि प्रोफेसर हिक्स द्वारा डेवलप की गई थी, ऑर्डिनल अप्रोच, जिसका मानना था कि जो यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है।
एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बिकॉज यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल फेनोमेना। एक मनोवैज्ञानिक कारक है, एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे हम रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि मार्शल ने माना था कि यूटिलिटी को कमोडिटी के प्राइस की फॉर्म में नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच यानी प्रोफेसर हिक्स का मानना था कि जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, इसीलिए हम इसे महसूस कर सकते हैं, रियलाइज तो कर सकते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया, भूख लगी है, आपने खाना खाया, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारी अब भूख समाप्त हो चुकी है, भूख हमारी संतुष्ट हो चुकी है, पहले से कम भूखे रह गए हैं या पहले से ज़्यादा भूखे हैं। लेकिन कितने 4 बार भूखे हैं, 5 बार भूखे हैं, 4 किलो भूखे हैं, 5 केजी भूखे हैं, 4 मीटर भूखे हैं, इस तरह से हम नहीं बता सकते। या कोई रोटी खाने से हमें 4 किलो यूटिलिटी मिल गई, 2 गिलास यूटिलिटी मिल गई, क्या ये किया जा सकता है? शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, मनोवैज्ञानिक। हम मानसिक रूप से ये तो कह सकते हैं कि हमारी भूख पहले से कम रह गई है, पहले हमारी भूख ज़्यादा थी, लेकिन पहले से कितनी कम रह गई है या पहले से कितनी संतुष्ट हो गई है, ये कह पाना मुश्किल है। ऐसा मानना था किसका? ऑर्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट का, स्पेशली J.R. हिक्स का। हिक्स कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व वाज डेवलप्ड बाय J.R. हिक्स। मैंने अभी बताया आपको कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑर्डिनल अप्रोच डेवलप की गई, वो जिसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, उसे किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर J.R. हिक्स ने डेवलप किया था। दे वर द ओपिनियन दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। उनका क्या मानना था कि जो यूटिलिटी है वो क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, एक मानसिक घटना है, एक मानसिक कारक है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी, और इसीलिए यूटिलिटी को किसी नंबर्स में मेजर कर पाना असंभव है। मैंने भी बताया कि साइकोलॉजिकल है, आप मानसिक रूप से ये तो कह सकते हैं, अगर आपको भूख लगी, आपने कुछ खा लिया, तो आप ये तो कह सकते हैं हाँ हम पहले से अब कम भूखे हैं, लेकिन पहले से कितने कम भूखे हैं, इस बात को नंबर्स में बता पाना इम्पॉसिबल है। और यही बात किसने कही थी? J.R. हिक्स ने कही थी, जो कि कार्डिनल अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना होने के कारण यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो रियलाइज करेंगे यूटिलिटी को, उसके अकॉर्डिंग हम उनको रैंक दे सकते हैं। रैंक मीन्स, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, आपने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम किया,
आपने वाई कमोडिटी को कंज्यूम किया और आपने जेड, 3 कमोडिटी को कंज्यूम किया। ठीक है, जब आपने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपकी भूख अप्रोक्सली सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, जब आपने बाई कंज्यूम कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपकी भूख थोड़ी सी शांत हो गई, थोड़ी सी सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अभी भी आप भूखे थे। और जब आपने जेड कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपकी भूख बहुत ही बहुत कम सेटिस्फाइड हुई, लेस सेटिस्फाइड। यहाँ क्या है, मॉडरेट सेटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई कंज्यूमर अपनी वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो इस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को वो नंबर्स में मेजर नहीं कर सकता, लेकिन उन कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी का कंपैरिजन करके वो रैंक दे सकता है कि उसे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कौन सी कमोडिटी से मिली, एक्स कमोडिटी से। एक्स से कम यूटिलिटी देने वाली कमोडिटी कौन सी थी, वाई, यानी सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किससे मिली, वाई से। और सबसे कम यूटिलिटी यानी लास्ट नंबर पे कौन सी कमोडिटी को रखेगा, जेड। यानी फर्स्ट रैंक पे कौन होगा, एक्स कमोडिटी, सेकेंड रैंक पर बाई कमोडिटी एंड थर्ड रैंक पर जेड कमोडिटी। उन्होंने कहा इस तरह से रैंक तो दे सकता है, लेकिन एक्स कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिली ये बात को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कमोडिटीज़ को रैंक दिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किस कमोडिटी से मिली, उससे कम कमोडिटी यूटिलिटी देने वाली कमोडिटी कौन सी थी, और सबसे कम यूटिलिटी देने वाली कमोडिटी कौन सी थी। इस तरह से रैंक दिया जा सकता है, लेकिन नंबर्स में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये मानना किसका था, ऑर्डिनल अप्रोच का ये मानना था। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच क्या मानता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मानना है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड in the form of numbers, it is represented only in the ranks. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के डिफरेंस को अब सीख चुके होंगे। ओके, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है यहाँ अकॉर्डिंग टू देम, किसके, यानी J.R. हिक्स के अकॉर्डिंग consumer can rank various combinations of goods and services in the order preference like first, second, third, fourth, fifth, etc. इस तरह से आप रैंक दे सकते हैं, लेकिन कौन सी कमोडिटी कितनी यूनिट यूटिलिटी देती है इसका मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व्स। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व को आइडेंटिफाई करने से पहले, डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स आपके पास इनकम 100 रुपीज़ है। इनकम कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, या हम सेम
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करने के बाद इसे समझने के लिए लिया है। तो जिसमें हमने इनकम लिया है स्टूडेंट 60 रुपीज़। आपके पास इनकम कितनी है? ₹60। यानी आपके जो नीड्स हैं, आपकी जो वांट्स हैं, उन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, उन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको 60 रुपीज़ को स्पेंड करना है, खर्च करना है। ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को केवल एक्स और वाई दो कमोडिटी यूज करनी है, जिनका प्राइस यानी पी एक्स कितना है 10 एंड पी वाई कितना है 5। पी वाई कितना है 5 है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना है। अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को एक्स कमोडिटी पर, अपनी सारी इनकम को एक्स कमोडिटी पर खर्च करे तो एक्स की कितनी यूनिट्स को परचेज करेगा? कितनी नंबर ऑफ एक्स कितने परचेज कर सकता है? क्योंकि एक्स की जो प्राइस है वो 10 रुपये पर यूनिट है। तो 60 रुपीज से एक्स की कितनी कमोडिटी यूज कर लेगा? एक्स की कितनी यूनिट? 6। और जब एक्स की 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा? बाई की यूनिट कितनी होंगी? 0। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास इनकम 60 है और एक्स कमोडिटी का प्राइस 10 है, और ऐसी सिचुएशन में एक्स की वो 6 इकाई परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो सारी की सारी इनकम एक्स पे खत्म हो जाएगी। या हम दूसरी बात करें तो अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम बाई पर खर्च कर देता है, अपनी सारी इनकम बाई पर खर्च कर देता है, एक्स की कोई कमोडिटी यूज नहीं करता, तो बाई की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा? वो 12। और ऐसी सिचुएशन में एक्स की कमोडिटी कितनी होगी? 0। यही होगा। लेकिन क्या स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या हम कहीं देखते हैं कि कोई कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हो? शायद ऐसा नहीं होता है। ठीक है। होता क्या है? कंज्यूमर अपनी इनकम को वेरियस कमोडिटीज पर स्पेंड करता है, खर्च करता है। इसका मतलब हमने जो एग्जाम्पल अभी लिया कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट इनकम को बाई से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बाई भी लिख लें, केवल बाई, तो आपको समझ जाना चाहिए हम इनकम की बात कर रहे हैं। तो इनकम हमारी कितनी है? 60 रुपीज़। ठीक है। और कमोडिटी क्या थी? एक्स और बाई। एक्स का प्राइस कितना था? 10। और पी का प्राइस, बाई का प्राइस कितना था? पी वाई इज इक्वल टू 5। यही हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था ना। अब देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि कंज्यूमर केवल एक्स का कंजम्पशन करेगा, बाई का 0 कर दे, या बाई का कंजम्पशन करे, एक्स का 0 कर दे। ऐसा नहीं होता। हम कंबाइंडली बहुत सारी कमोडिटीज का यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम ये भी मान लेते हैं कि कंज्यूमर कुछ कमोडिटी एक्स की यूज करता है और कुछ कमोडिटी बाई की यूज करता है। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूमर एक्स पर खर्च करे और कुछ पार्ट बाई पर खर्च करे,
तो दोनों कॉमोडिटीज की यूनिट से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे इनकम बाई 60 है, पी ऑफ एक्स 10 है, पी ऑफ बाई 5 है, तो एक्स कॉमोडिटी और बाई कॉमोडिटी। तो जब कंज्यूमर दोनों ही कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक्स कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है, मान लीजिए 1 यूनिट एक्स की कंज्यूम करता है, तो बाई की कितनी कंजम्पशन होगी? 10। क्यों? क्योंकि एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो कितने रुपये चले गए यहाँ? 10। कितने बचे? 50। और 50 को किस पर? बाई पर खर्च करेगा। तो चूंकि बाई का प्राइस कितना है? 5 पर यूनिट 5 रुपीज है, तो बाई की कितनी यूनिट 50 रुपए में आएंगी? 10। और मान लेते हैं यूटिलिटी यहां 100 है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी जब वो 60 रुपए एक्स और बाई पर खर्च करता है तो उसे 100 यूटिलिटी प्राप्त होती है। अब कंज्यूमर को किसी कारण से एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना होता है। मान लीजिए अब वो पहले 1 यूनिट यूज कर रहा था, अब 2 यूनिट यूज करेगा, तो अब एक्स पर कितने रुपीस खर्च करेगा स्टूडेंट्स? 20। तो उसके पास अब बाई पर खर्च करने के लिए कितने बचे होंगे? 40, क्योंकि उसके पास केवल 60 रुपीज़ ही हैं। तो अब वो अगर एक्स की 2 कॉमोडिटी यूज करता है तो उसे बाई की कॉमोडिटीज़ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इनकम कितनी है? लिमिटेड है, कांस्टेंट है। 60 रुपीज़ से ज़्यादा इनकम उसकी नहीं हो सकती। तो अब बाई पर खर्च करने के लिए उसके पास केवल 40 रुपीज़ बचेंगे, और 40 रुपीज़ से अगर पर यूनिट बाई का प्राइस 5 है तो कितनी यूनिट आएंगी? 8। और ऐसी सिचुएशन में अभी भी दोनों कॉमोडिटी पर कंज्यूमर 60 रुपीज़ खर्च कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ भी उसकी यूटिलिटी कितनी होगी? 100 होगी। समझ रहे हैं? अगर कंज्यूमर एक्स कॉमोडिटी का कंजम्पशन और बढ़ाना चाहता है, 2 से 3 करना चाहता है, तो अब एक्स पर खर्चा कितना होगा? 30 रुपए का खर्च होगा, और बाई पर खर्च करने के लिए अब कितने बच्चे होंगे इसके पास? ओनली 30 रुपीज़। तो यहाँ पर जब एक्स का कंजम्पशन बढ़ाया है, इनकम उसकी लिमिटेड है, कांस्टेंट है, तो उसे बाई का कंजम्पशन और घटाना पड़ेगा। यानी उसके पास जो 30 रुपीज़ अब बचे हैं उसी से ही वो बाई को कंज्यूम कर सकता है, और 30 रुपीज़ से बाई की कितनी यूनिट कंज्यूम की जाएंगी? ओनली 6। लेकिन दोनों कमोडिटीज़ पर अभी भी खर्च किया जाने वाला टोटल अमाउंट कितना होगा? 60 रुपीज़ ही होगा, और इसका मतलब यहाँ भी यूटिलिटी कितनी होगी? 100 ही होगी, क्योंकि अभी भी दोनों कमोडिटीज़ पर कंज्यूमर 60 रुपीज़ ही खर्च कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम यहाँ कभी x के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो ठीक उसी समय y के कंजम्पशन को घटा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी क्या है? सेम है, केवल कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। ये ऐसे कॉम्बिनेशन हमने बना लिए हैं 2 गुड्स के, यानी 1x प्लस 10y इज इक्वल टू 100 यूटिलिटी, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 100 यूटिलिटी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 100 यूटिलिटी। यानी
ये टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चाहे कंज्यूमर एक्स की 1 और बाई की 10 कमोडिटी यूज करे, चाहे कंज्यूमर एक्स की 2 और बाई की 8 कमोडिटी यूज करे, या कंज्यूमर एक्स की 3 और बाई की 6 कमोडिटी कंज्यूम करे, उसे इन सभी कॉम्बिनेशन से जो यूटिलिटी मिलेगी कैसी होगी? इक्वल यूटिलिटी होगी। यानी जब भी कंज्यूमर अपनी इनकम से ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लेता है जिनसे उसे इक्वल यूटिलिटी मिलती है, और इन कॉम्बिनेशंस को जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो इस प्लॉटिंग से जो भी कर्व बनेगा, जो भी लाइन बनेगी, उसी को स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। और इंडिफरेंस कर्व इसे क्यों कहते हैं, ये हम इसको डिफाइन करने के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व में यही लिखा है, इंडिफरेंस कर्व refers to the graphical representation of various combinations, यहाँ combinations कर लीजिएगा, various combinations of two goods which provide equal utility to the consumer। यानी इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व टू कॉमोडिटीज के, यानी एग्जाम्पल में हमने एक्स वाई लिया तो यहाँ हम एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई कॉमोडिटीज के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जिनसे कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी मिलती है, इक्वल यूटिलिटी कंज्यूमर प्राप्त करता है। ठीक है, तो भाई यहां लिखा है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व refers to the graphical representation of various combinations of two goods which provide equal utility to the consumers। क्लियर है? अब इसी को फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको जो देखिए एग्जाम्पल दिया था उसको यहां पर मैंने लिखा हुआ है, सपोज दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, एंड प्राइस ऑफ दोज गुड्स इज 10 रुपीज एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली, और उनका जो प्राइस है वो क्या है? 10 रुपए और 5 रुपए है। यानी एक्स का 10 रुपीज, पी एक्स क्या है 10, एंड बाई का प्राइस पी बाई इज इक्वल टू 5, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 60, यानी कंज्यूमर की इनकम क्या है? 60 रुपीज है। तो इस 60 रुपीज की इनकम को यूज करके कंज्यूमर बहुत सारे इस तरह के कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकता है जो उसे इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ए, एक्स की 1 कमोडिटी बाई की 10 कमोडिटी परचेज करेगा तो उससे यूटिलिटी मान लीजिए 100 मिलती है। तो अगर इसी इनकम का यूज करके 60 रुपीज का यूज करके बी कॉम्बिनेशन तैयार करता है कंज्यूमर, जिसमें एक्स की 2 कमोडिटी हैं और बाई की 8 कमोडिटी है, तो भी उसे यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 100 ही मिलेगी। अगर कंज्यूमर सी कॉम्बिनेशन तैयार करता है जिसमें एक्स की 3 कमोडिटी और बाई की 3 कमोडिटी हैं, तो भी उसे 100 यूटिलिटी ही मिलेगी। और अगर वो डी कॉम्बिनेशन तैयार करता है जिसमें एक्स की 4 यूनिट और बाई की भी 4 यूनिट हैं, तो भी उसे 100 यूटिलिटी ही मिलती है। और अगर ई कॉम्बिनेशन तैयार करता है तो इसमें उसे और अगर कंज्यूमर ई कॉम्बिनेशन तैयार करता है तो वो एक्स की 5 कमोडिटीज 5
यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा और इस सिचुएशन में वो केवल बाई की ही 2 ही कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से भी उसे यूटिलिटी कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स? 100 मिलेगी। तो देखिए, कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी लिमिटेड इनकम से 2 या 2 से अधिक कमोडिटीज के ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करने में सक्सेसफुल होता है जिससे उसे सेम यूटिलिटी मिल रही हो। और जब इन सभी कॉम्बिनेशन को स्टूडेंट्स एक ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ से जो भी हमें कर्व मिलता है, जो भी हमें लाइन मिलती है, उसी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ठीक है, अब इसे स्टूडेंट्स हम यहीं पर बात करते हैं कि इसे इंडिफरेंस कर्व कहते क्या हैं। इंडिफरेंस कर्व क्यों कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको दे दूं, आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, आप प्रेफरेंस दीजिए। क्या आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट है? क्या आप ये बात बता सकते हैं? शायद नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन आपको हर कॉम्बिनेशन से यूटिलिटी कैसी मिल रही है? इक्वल मिल रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताइए, आप इसमें से प्रेफरेंस तैयार कीजिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो क्या करेंगे आप? क्या इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा ये डिसाइड कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। आप न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी तटस्थ हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे इसमें से हम पहले नंबर पे रखें और किसे इसे दूसरे नंबर पे रखें। यानी आप इसमें कोई भी प्रेफरेंस, किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। यानी प्रेफरेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिमान देना, अधिमान देना। और जब आप इन सभी कॉम्बिनेशन में कोई अधिमान नहीं दे सकते, यानी आप क्या करेंगे? नो प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस, यानी अनधिमान, अनधिमान नहीं, इसमें कोई अधिमान नहीं दे पाएंगे। यानी आप इन कॉम्बिनेशंस के बीच क्या हो जाएंगे? इंडिफरेंस हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स इन्हें इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। उन सभी कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी देते हैं, ऐसे कर्व को इसलिए इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते। और जब इन्हीं नंबर्स को स्टूडेंट्स एक ग्राफ पर प्लॉट कर दिया जाता है तो इसी को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस टेबल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ लिखा है, इन द अबव टेबल कंज्यूमर कैन कंज्यूम 5 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स। कौन कौन से हैं? i.e. A, B, C, D and E, which provide same utility level to consumer. When these combinations are represented graphically and joined together, we get a curve which is known as
इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने उस टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, आप इस कर्व को नोट्स में इजीली देख सकते हैं क्योंकि नोट्स थोड़ा बड़ा हो गया है, देखिए, और ये स्क्रीन पे ठीक से नहीं दिख पा रहा है। तो आप जब इस तरह से 2 एक्सिस डायग्राम में इस डेटा को स्केल से प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें ABCDE को प्रेजेंट करते हुए जो कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन, ये जो सभी कॉम्बिनेशन को जब आपस में इस तरह से आप मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा जिसे हम IC बोलते हैं। यहाँ स्क्रीन पर स्टूडेंट्स मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कर्व है, x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये 0 है। यहाँ पर हमने x कॉमोडिटी को रख दिया, यहाँ पर हमने y कॉमोडिटी को रख दिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन A की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉम्बिनेशन A पर x की 1 यूनिट थी और y की 10 यूनिट, यानी यहाँ पर ये मिल जाएगी। ऐसे ही B कॉम्बिनेशन पर x की 2 यूनिट यानी यहाँ, और y की 8 यूनिट यानी यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर x की 3, y की 6 और यहाँ 4, y की 4। इस तरह से आपको कुछ डॉट्स मिलेंगे। जब आप मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी जिसे हम इंडिफरेंस कर्व यानी IC, I फॉर इंडिफरेंस, C फॉर कर्व से इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। आप नोट्स में देखेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर दिख जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम एक ही डायग्राम में कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक के बाद एक इस तरह से बना देते हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, यानी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। जब एक ही डायग्राम में कई 2 और मोर देन 2 इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो इस तरह के डायग्राम को क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस मैप कहा जाता है, अनधिमान मैप का मानचित्र कहा जाता है। नीचे स्टूडेंट्स हमने इसे भी डिस्कस किया है। देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एक ही इंडिफरेंस कर्व है ये IC, लेकिन नीचे डायग्राम में हमने इस तरह के कई इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ये IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। तो जब भी हम एक ही डायग्राम में 2 और मोर देन 2 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, तो इस तरह के डायग्राम को क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है स्टूडेंट्स, द इंडिफरेंस मैप रिफर्स to graphical representation of 2 or more than 2 indifference curve in a diagram showing several combination of two goods. Clear? यानी when 2 or more than 2 indifference curve draw in a single diagram, it is known as indifference map. What is indifference curve? Indifference curve refers to the diagrammatical presentation of various combinations of two goods which provide equal utility to consumer. यानी अनधिमान वक्र क्या है? इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में अनधिमान वक्र कहा जाता है। और अनधिमान वक्र क्या है? अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिनसे किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स आप ऑर्डिनल अप्रोच को और इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर चुके होंगे। तो आप अब इस वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए
कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं को सीखेंगे। ओके, थैंक यू।